तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने वाले हैं और इसका मेन रीजन ये है क्योंकि हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई दिक्कत को महसूस किया है। ये हल्का पेट दर्द हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकती है या फिर कोई जानलेवा बीमारी की सर्जरी। और अगर सब कुछ फेल हो जाए तो हम जानना चाहेंगे कि जब हम स्वादिष्ट पेस्ट्री खाते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कैसे गुजरती है। चलिए शुरू करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक बहुत ही लंबी और बड़ी ट्यूब है। तो सबसे पहले इस ट्यूब का पहले हिस्से पर नजर डालते हैं जिसे ईसोफेगस कहते हैं। ये ट्यूब की शुरुआत यहाँ से है और फिर ये स्टमक में बदल जाती है। इसके बाद स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन असल में पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा हिस्सा है। ये 23 से 29 फीट तक कैडेवर में हो सकती है, जबकि एक जिंदा आदमी में ये 16 से 23 फीट तक, क्योंकि जिंदा आदमी में स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ट्यूब छोटी हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है लेकिन चौड़ा है। अब ये सोचना कितना अमेजिंग है कि ये पूरा सिस्टम हमारे एब्डोमिनल कैविटी में कोयल होकर फिट हो जाता है। लेकिन पहले हम शुरुआत पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि हम सबसे पहले खाने को इंजेस्ट कैसे करते हैं और उसके बाद क्या होता है। तो अब जब हमने जान लिया है कि ये एक लंबी ट्यूब है, हमें शुरुआत पर वापस आना होगा और शुरुआत है इंजेशन। हमें कुछ अपने मुंह में डालना होता है और इंजेक्शन का मतलब है खाना मुंह में डालना, जिसमें फूड डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं और इसे मैकेनिकली करते हैं च्यूइंग और टंग से मैनिपुलेट करके। हम इसे सलाइवा के साथ भी करते हैं। हमारे पास कुछ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जैसे पैराटॉइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। बहुत से लोग जानते होंगे कि जब आप मुंह में कोई खट्टा कैंडी या फूड डालते हैं तो आपको सलाइवरी ग्लैंड एक तरह से दर्द महसूस होता है जो मुंह में सलाइवा को सिक्रीट करता है। इससे फूड सॉफ्ट होता है और इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी ऐड होती हैं जो डाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करती है। तो जब हमने सारा च्यूइंग और सलाइवेटिंग कर लिया तो हम फूड को गले की तरफ ले जाते हैं। गले के लिए फैंसी नाम एनाटॉमी में फेरिंग्स है। जब हम फेरिंग्स में पहुंचते हैं तो हम ईसोफेगस में भेजते हैं। ईसोफेगस बेसिकली स्टर्नम के पीछे और ट्रैकिया के पीछे होती है जो कि विंड पाइप से होकर गुजरता है। अब विंड पाइप की बात आ गई है तो चलिए उसे देख ही लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास कुछ गट्स हैं जो हमने इंसानी बॉडी में जैसी होती है वैसे ही अरेंज किया है। आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड है और लार्ज इंटेस्टाइन ने इस फ्रेम में जगह बनाई हुई है जो कि हूबहू हमारे शरीर में जैसी होती है वैसी ही है। ऊपर की ओर स्टमक है लेकिन शुरुआत हमेशा इस रीजन में होती है। ट्रैकिया इस डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो फिलहाल इसे मैं हटा देता हूँ। इसके नीचे आपको फूड ट्यूब या ईसोफेगस दिखाई देगी। अब इस ट्यूब का हर हिस्सा अपने आप में एक खास फंक्शन प्ले करता है और ये ट्यूब वाकई एक बहुत ही खास ट्यूब है। ईसोफेगस बहुत ही सिंपल है। यह म्यूकस सिक्रीट करता है जिससे फूड स्लाइड और ग्लाइड कर सके और ये फूड को फैरिंग से यानी हमारे गले से हमारे पेट तक मतलब स्टमक तक ट्रांसपोर्ट करती है। अब नीचे चले तो अगर आपको कभी हार्ट बर्न हुआ है तो आप ईसोफेगस को ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि स्टमक से एसिड वापस ऊपर आ जाता है जिससे दिक्कत होती है। और अब बात करें वापस यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि कैडेवर का ये हिस्सा यानी कि ईसोफेगस फिर से स्टमक की तरह स्टमक में मिल जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो ये फूड को चर्न करता है और उसे मिक्स करने लग जाता है। अब अगर लोकेशन की बात करें, अगर मैं पीछे हटकर दिखाऊं तो स्टमक यहाँ होता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में यानी लेफ्ट अपर वाले हिस्से में। ये रिब्स के नीचे थोड़ा टक्ड होता है और कभी कभी लीवर इस स्टमक के हिस्से को कवर कर लेता है। लेकिन एक चीज जो स्टमक के बारे में काफी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है। जैसे अगर आप लोग कभी थैंक्स गिविंग डिनर जैसी बड़ी मील खाते हैं तो ये स्टमक काफी स्ट्रेच हो जाता है। हमने ये दूसरे स्टमक को यहाँ डाइसेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम स्टमक को कट किया है और अंदर की तरफ ये फोल्ड्स दिख रहे हैं जिसे गैस्ट्रिक रूगे कहते हैं। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक और रूगे का मतलब फोल्ड। ये फोल्ड स्टमक को स्ट्रेच करने में मदद करते हैं। जब आप ज्यादा खाना खा लेते हैं जैसे थैंक्सगिविंग डिनर के बाद तो आपका पेट फूल सकता है। और अब हम हमारे ईसोफेगस से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ।
स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। चलिए उनके नाम से शुरू करते हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। मेरा एक दोस्त हमेशा डीजे इलियम कहता है क्योंकि ताकि उसे याद रहे कि पहले डुओडेनम आता है, फिर जेजुनम और फिर इलियम आता है। अगर आप डुओडेनम या डूडोडेनम बोलना चाहें तो वो भी चलेगा। अब यहाँ मैं इन कैडेवर की जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हटा रहा हूँ ताकि आप स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत को देख सकें, जो कि डुओडेनम है। जैसा मैंने बताया था, अब डुओडेनम भी डाइजेशन का पार्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टमक एसिड के साथ चीजों को मिक्स करके डाइजेशन करता है। डुओडेनम का ताल्लुक कुछ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन से होता है। 3 जो आपने जरूर सुने होंगे, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास, और इनकी पोजीशन आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं लीवर से। अब लीवर राइट अपर क्वाड्रेंट में टक्ड होता है। ये ह्यूमन बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है। नंबर 1 स्किन है। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ये एक अमेजिंग ऑर्गन है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक फंक्शन पे फोकस करेंगे और वो ये है कि ये बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो फैट को तोड़ने में मदद करता है। और अब लीवर की बात हो और गॉल ब्लैडर की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? गॉल ब्लैडर एक छोटा स्टोरेज ऑर्गन है, एक छोटी स्टोरेज फैसिलिटी जिसमें एक्स्ट्रा बाइल स्टोर होता है। और ये छोटा ऑर्गन लीवर के नीचे टक्ड होता है, यानी लीवर के नीचे होता है। तो अगर आपने एक फैटी मील खाई है और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बाइल चाहिए तो ये गॉल ब्लैडर अपना स्टोर्ड बाइल निकालता है, लीवर भी थोड़ा बाइल निकालता है और ये दोनों मिलके डुओडेनम में डंप करते हैं। लेकिन इस डाइजेस्टिव स्टोरी को कंप्लीट करने से पहले हमें पैनक्रियास की बात जरूर करनी होगी। पैनक्रियास भी एक बहुत ही अमेजिंग ऑर्गन है। ये एंडोक्राइन सिस्टम और इंसुलिन से रिलेटेड होता है, लेकिन हम यहाँ इसके एक्सोक्राइन फंक्शंस यानी डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शंस पर फोकस करेंगे। ये ऑर्गन डाइजेस्टिव एंजाइम यानी पैनक्रियाटिक एंजाइम बनाता है और ये एंजाइम कार्ब्स, प्रोटीन और सारी चीजों को तोड़ने में मदद करती हैं, क्योंकि जब तक ये चीजें अपने स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में नहीं टूटेंगी तब तक हम इन्हें ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। और अब जल्दी से पैनक्रियास की लोकेशन, ये स्टमक के पीछे होता है। याद है हमने कहा था स्टमक यहाँ ऊपर होता है, लेफ्ट रिबकेज के नीचे और थोड़ा मिडल तक भी आता है, लेकिन पैनक्रियास लेफ्ट साइड में डाइव करता है। थोड़ा सा गन जैसे शेप का लगता है। ये कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये टंग जैसा लगता है, लेकिन आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये किसके जैसा लगता है। वैसे भी ये ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर और गॉल ब्लैडर के साथ मिलके ये सब सिक्रीशन डुओडेनम में भेजता है और डुओडेनम एक बार फिर सारे खाने को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करता है, बिल्कुल शुभमन गिल की तरह सारा का सारा खाना। और जैसे ही हम डुओडेनम से आगे बढ़ते हैं हम जेजुनम में पहुंचते हैं। आप ये लेंथ देख सकते हो। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजर पार्ट जेजुनम और इलियम होता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं होता जो कहे ये इलियम है और ये जेजुनम, लेकिन इलियम लास्ट पार्ट होता है। मैं फिलहाल इलियम में हूँ और यहाँ गोल गोल घूम रहा हूँ और कॉइल हो रहा हूँ। लेकिन अब बड़ा सवाल ये आता है कि ये इतना लंबा क्यों है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका रीजन ये है कि हमें जितना हो सके उतना न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करना पड़ता है और उसके लिए लेंथ और सरफेस एरिया ज्यादा होना जरूरी है। इस कैडेवर पर आप नहीं देख पा रहे होंगे कि ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कैसे अटैच है, लेकिन इस दूसरे कैडेवर में जो हम आपको दिखाने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि ये येलोइड टिश्यू और इस टिश्यू में आपको बहुत सारा ब्लड वेसल दिखाई देंगे और ये ब्लड वेसल्स का काम है स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस का आइडिया मिल गया होगा। पहला पार्ट डुओडेनम, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास की मदद से डाइजेशन को कंप्लीट करेगा और जेजुनम और इलियम इतने सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करेंगे। अब वापस इस कैडेवर पर आते हैं, यानी इस गट ट्यूब पर जो हम ट्रे में देख रहे हैं। चलिए आपको फिर से रीओरिएंट करते हैं। ये इलियम का एंड है। इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांजिशन करता है और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है सीजियम। तो इलियम से सीजियम तक जाने पर आप फर्क देख सकते हैं। सीजियम एक बहुत बड़ा सैक होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर भी इलियम से बड़ा होता है। इलियम और सीजियम के बीच में एक वाल्व होता है, इसका नाम इसे इलियोसीजियल वाल्व कहते हैं। ये एक वन वे फ्लो क्रिएट करती है, या ये कहना चाहिए कि ये फूड और या फिर स्टूल को अब वापस आने से रोकती है, क्योंकि अब हम उसे अब्सॉर्ब नहीं कर रहे, अब बस हम उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से रोक रहे हैं। अब लार्ज बाउल पर आते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे हट के आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे ओरिएंटेड होता है। यहाँ ये राइट साइड के लोअर पार्ट या राइट लोअर क्वाड्रेंट में शुरू होता है और फिर ये ऊपर जाता है, अक्रॉस आता है, नीचे जाता है और थोड़ा स्क्विगल करता है।
ये पिक्चर फ्रेम जैसे शेप बनाता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड, बिल्कुल हमारे सेंट्रल एब्डोमेन में। तो वापस आते हैं अपनी ट्रे पर और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए इस असेंडिंग कॉलन को कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलन, और ये नीचे की तरफ जाते हुए ये डिसेंडिंग कॉलन होता है। अब एक अलग कैडेवर पर हम जाते हैं, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा स्क्विगल करता है और इस पार्ट को हम सिग्मोइड कॉलन कहते हैं। ये रेक्टम से जुड़ता है और फिर इवेंचुअली एनस तक पहुंचता है। पर आखिर ये असेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और ट्रांसवर्स कॉलोन, मतलब इन शॉर्ट हमारी लार्ज इंटेस्टाइन करती क्या है? वेल, इसका मेन काम है हमारे फीकल मैटर को स्टोर करना, और ये एक स्टोरेज ऑर्गन का काम करती है ताकि हम अपना जो भी माल है उसको टॉयलेट में ही फेंक सके, बाहर ना गिर जाए। इसका दूसरा हिस्सा पानी और नमक को एब्जॉर्ब करता है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और कुछ और चीजें भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो हम यहीं पे ये डाइसेक्शन रोक देंगे। यहाँ सीसीएम पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से नॉर्मली बाहर आ जाता है। क्या बाहर आ जाता है? वेल, वो एक छोटी सी वर्म जैसी चीज होती है जिसे कुछ लोग अपेंडिक्स भी कहते हैं, वो यहाँ पर होती है। मैं आपको दिखा दूं, ये बहुत ही छोटी सी होती है, बिल्कुल एक कीड़े जैसी, और इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। क्योंकि वर्मीफॉर्म इसलिए क्योंकि वर्मीफॉर्म का मतलब वर्म होता है। और अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर वापस जाऊं तो मैं आपको कुछ बहुत ही कूल दिखाना चाहूंगा। मैं इसे खोल रहा हूँ और आप देख पाएंगे यहाँ पर कि ये कुछ फोल्ड्स हैं अंदर की तरफ, बिल्कुल सर्कल के जैसे। और आपको याद हो तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि ये इतने लंबे क्यों होते हैं। वेल, उसका रीजन था कि क्योंकि ये न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करना चाहते हैं, और इन्हीं न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करने के लिए, इनका एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे फोल्ड होते हैं जिससे हेल्प मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी मैंने आपको बताया वो आप सबको समझ आया होगा। प्लीज आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो कमेंट्स में लिख दीजिए, और मुझे पता है कि आप हमारी वीडियोस का इंतजार करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।